हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ केमिकल एजुकेटर्स। पिछले क्लास तक हम बॉन्डिंग का अभी ख़त्म होने जा रहा है। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे ऑक्टाहेड्रल, आज हम पढ़ते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पहले तो स्टेरिक नंबर इसका कितना आएगा? स्टेरिक नंबर आएगा 7। मीन्स एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ये कहाँ तक था? ये था आपका स्टेरिक नंबर 6 तक। इसका सिमेट्री आप देख सकते हैं, डी का पी कोई बचा हुआ नहीं है, एस भी बचा हुआ नहीं है, तो डी का और एक ऑर्बिटल हम लेने वाले हैं, क्योंकि हमें 7 बनाना है, अभी तक 6 हुआ है। डी का अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल हम लगाएंगे, कौन सा ऑर्बिटल सिमेट्री मैच कर रहा है एक्स वाई के साथ या फिर जेड के साथ। डी का जो होता है ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये दोनों तो जा चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो इनमें से ये है जेड एक्सिस का, यहाँ पे जेड एक्सिस है, यहाँ पे जेड एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस भी है, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी है। लेकिन ये जो है ये आपका एक्स वाई एक्सिस मीन्स एक्स वाई प्लेन में रहेंगे, और ये भी आपका एक्स वाई। ठीक है, तो इनका सिमेट्री, इसका तो सिमेट्री किसी के साथ पूरी तरह मैच नहीं खाएगा, लेकिन इसका सिमेट्री मैच खा जाएगा किसके साथ? डी एक्स वाई के साथ। तो सिमेट्री मैच करेगा तभी हम क्या लेंगे? डी एक्स वाई लेंगे। ये हो गया आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल PBP। ठीक है, ये है आपका कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। अब आ जाते हैं एक्स वाई प्लेन में क्या रहेंगे? एक्स वाई प्लेन में आपके रहेंगे 5 बॉन्ड्स, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या रहेंगे? अलोंग जेड एक्सिस रहेंगे आपके 2 बॉन्ड्स। ये क्या रहेंगे आपका? ये आपको समझा चुका हूँ ऑक्टाहेड्रल में, तो ये क्या रहेंगे आपका, और टीबीपी में भी समझा चुका हूँ 2 बॉन्ड्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो 5 बॉन्ड जो रहेंगे किस तरह रहेंगे? ये आपका सेंट्रल एटम, तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और एक ये रहा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल आप देख सकते हैं, इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 5 बॉन्ड हैं। ठीक है, ये है आपका टोटल है 360 डिग्री। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। 5 बॉन्ड है तो 360 डिवाइडेड बाय 5, तो इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 72 डिग्री। तो मीन्स इनके बीच कितना बॉन्ड एंगल रहेगा? 72 डिग्री। ठीक है, और इन दोनों के बीच बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल पूरा का पूरा लिया हूँ जो, ये सपोज बी है। ठीक है, बी 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 बी, तो बी ए बी बॉन्ड एंगल ये है आपका B1 B2 B3 B4 B5। B1 A B2 बॉन्ड एंगल आपका रहा कितना? 72 डिग्री। अगर मैं पूछूं B1 A B3 बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, आप बता सकते हैं? ये है 72 डिग्री, इनके बीच रहेगा 72 डिग्री, तो कुल मिला के कितना रहेगा? 144 डिग्री। यस और नो? 72 प्लस 72 डिग्री, तो ये क्या रहेगा? 144 डिग्री। ये तो रहा आपका जो बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में रहते हैं।
उनको परपेंडिकुलर करके मैंने क्या बोला, जेड एक्सिस में दो बॉन्ड रहेंगे। ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो रहेंगे इनका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री, यस और नो। तो इनके बीच भी बॉन्ड एंगल, इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। और इसका भी उसी तरह का होगा। तो 5 बॉन्ड एंगल क्या रहेंगे आपका, तो 72 डिग्री बॉन्ड एंगल कितना रहा, 72 डिग्री बॉन्ड एंगल रहा 5, 144 डिग्री बॉन्ड एंगल रहा आपका 5। अब आ जाते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, ऊपर का 5, नीचे का क्या रहेगा 5, कुल मिला के कितना हो गया 90 डिग्री बॉन्ड एंगल 10, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है ए के, मतलब ये आपका लिया था B1, ये आपका हो गया X1। तो B1 A X1, B1 A X1 ये आपका कितना रहा 90 डिग्री। और B1 A X2, B1 A X2 ये आपका रहा 90 डिग्री। तो कुल मिला के कितना रहेगा, X1 A X2 ये रहेगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो कुल मिला के कितना रहा, ये था आपका ए, ठीक है। तो (72 डिग्री बॉन्ड एंगल रहा 5, 144 डिग्री बॉन्ड एंगल रहा 5, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल रहा आपका 10, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल रहा आपका 1। कुल मिला के कितना बॉन्ड एंगल क्रिएट हुआ, 21 बॉन्ड एंगल। कितना हुआ, 21 बॉन्ड एंगल, ठीक है। मैंने आपको क्या पढ़ा है, ABN का हम कैसे निकालते हैं, NC2 के फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये क्या है आपका 7, AB7 मॉलिक्यूल। तो 7 एटम लगे हैं, साइड एटम, तो क्या आ जाएगा आपका 7C2। शॉर्टकट क्या आपको बताया था, N × N-1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा 7 × 6/2, 21 बॉन्ड एंगल। ये देखिए 21 बॉन्ड एंगल हो गया आपका। अब आ जाते हैं इनका पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्यों नाम पड़ा। ये देखिए ये रहा आपका क्या, एक पेंटागन, हाँ या ना। ये रहा आपका एक क्या, पेंटागोनल प्लानर, ठीक है। ये रहा आपका एक पेंटागन, इसके ऊपर है जो दो रहा, टीपीपी में क्या था, ये था आपका ट्राइगन, ऊपर जो था उसको क्या बोल रहे थे, पिरामिड की तरह रह रहा था, तो पिरामिडल। ये दोनों भी आएगा, यहाँ पे क्या था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक आएगा तो स्क्वायर पिरामिडल था, स्क्वायर पिरामिडल में क्या रह रहा था, ऊपर का एक था, तो एक रहेगा तो मोनो पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल जो होगा ये था मोनो पिरामिडल, दो आ जाएंगे तो बाई हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या आ जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। क्या आ जाएगा, पेंटागोनल, ये इन दोनों की वजह से क्या होगा, पिरामिड आ गया, तो दो हैं तो बाई पिरामिडल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका होगा क्या, इक्वेटोरियल, ये आपका होगा आक्सियल, ठीक है। तो पीबीपी एक ऐसा ज्योमेट्री है जिसमें आपको हाईएस्ट एज वेल एज लोएस्ट
बॉन्ड एंगल इन ज्योमेट्री मिलेगा वो होगा आपका क्या, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल एक ऐसा ज्योमेट्री है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल भी मिलेगा और सबसे लोएस्ट बॉन्ड एंगल भी मिलेगा। मीन्स 72 डिग्री बॉन्ड एंगल भी मिलेगा, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल भी मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कीजिए, सम ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ एक्सियल इक्वेटोरियल इन पीबीपी। ठीक है, दूसरा है आपका नेट सेक्शन में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सम ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ एक्सियल इन पीवीपी। तीसरा, सम ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ इक्वेटोरियल इन पीवीपी। कीजिए, क्या दिया है, सम ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ एक्सियल इक्वेटोरियल। ठीक है, ये था आपका एक्सियल, ये रहा आपका इक्वेटोरियल। तो एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल कितना था, 90 डिग्री। एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो सम ऑफ कितने बॉन्ड एंगल क्रिएट होते हैं 90 डिग्री का, 10। तो 90 इंटू 10 क्या आ जाएगा आपका, 900 डिग्री आपका आ जाएगा आंसर। सम ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ एक्सियल इन पीबीपी। एक्सियल के बीच बॉन्ड एंगल कितना रहते हैं, 180 डिग्री, और कितने हैं, 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। सम ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ इक्वेटोरियल इन पीबीपी। इक्वेटोरियल के बीच क्या बॉन्ड एंगल रहते हैं, 72, और इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल कितना रहते हैं, 144। तो 72 का कितना रहता है, 5। 144 का कितना रहता है, 5। 72 इंटू 5 ये आपका आएगा 36, तो 360। 144 इंटू 5 कितना आएगा, 1440 डिवाइडेड बाई 2, तो 720। ये आपका कितना आएगा, 1080 डिग्री। ठीक है, समझ आया इस तरह का क्वेश्चन। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, सम ऑफ दिया होगा या फिर दिया होगा टोटल बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, टोटल बॉन्ड एंगल्स ऑफ एक्सियल इक्वेटोरियल। तो ये आपका क्या है, एक्सियल, ये आपका है इक्वेटोरियल। ठीक है, अब आ जाते हैं साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल के ऊपर। मीन्स जैसे टीबीपी में हम पढ़े थे एक्सियल इक्वेटोरियल किस तरह, कौन सा एटम कहाँ पे रहेगा, इसी तरह हम यहाँ पे पढ़ेंगे साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल फॉर पीबीपी। साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल फॉर पीबीपी होता क्या है, मैं टीबीपी और पीबीपी दोनों का कंपेयर करके कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। टीबीपी में क्या हो रहा था, ये था आपका टीबीपी,
ये है आपका पीपीपी। ठीक है, जब भी हम साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल देखेंगे तब हम क्या देखेंगे, तब हम देखेंगे बॉन्ड एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ठीक है, बॉन्ड एंगल बिटवीन एक्सियल इक्वेटोरियल। ठीक है, आइदर ये देखेंगे या फिर देखेंगे हम क्या, इसको हम बोलेंगे इमीडिएट बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, बॉन्ड एंगल बिटवीन एक्सियल इक्वेटोरियल, या फिर हम देखेंगे इमीडिएट बॉन्ड एंगल। ठीक है, हम क्या देखेंगे, इमीडिएट बॉन्ड एंगल। अगर इमीडिएट बॉन्ड एंगल आपका जो रहेगा उस हिसाब से हम देखेंगे। ये आपका है एक्सियल, ये है इक्वेटोरियल, ये है आपका, ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये है आपका एक्सियल, ये है इक्वेटोरियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। इमीडिएट बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे कितना रह रहा है, यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल कितना रह रहा है, यहाँ पे भी रह रहा है एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल कितना, ये भी आपका 90 डिग्री। ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो इससे हमें पता नहीं चलेगा, तो हम क्या जाएंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल को छोड़ के हम क्या जाएंगे, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच। ठीक है, अब हम क्या जाएंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल के बाद जाएंगे, क्योंकि एक्सियल एक्सियल के बीच यहाँ पे भी रहेगा इमीडिएट बॉन्ड एंगल में बोल रहा हूं, तो एक्सियल एक्सियल के बीच इमीडिएट बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सियल के बाद इक्वेटोरियल आ जाएगा। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखते हैं, टीपीपी में रहेगा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल आपका, ये रहेगा आपका कितना, 120 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कितना, 72 डिग्री। यहीं पे आपको पूरा पता चल जाएगा कि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, और हमें पता है परसेंटेज एस मोर इम्प्लाइज, जहाँ पे परसेंटेज एस ज़्यादा रहेगा बॉन्ड एंगल वहाँ पे क्या रहेगा, ज़्यादा। बॉन्ड एंगल वहाँ पे क्या रहेगा, ज़्यादा। तो परसेंटेज एस किस में ज़्यादा है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में जो बॉन्ड एंगल है वहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। इसके मतलब टीपीपी का इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल पीपीपी का इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल से ज़्यादा है। मीन्स ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, मीन्स इन बॉन्ड में से, इन बॉन्डों में क्या रहेगा, परसेंटेज एस मोर। और आप लोगों को पता है परसेंटेज एस ज़्यादा आएगा मीन्स नियरर टू न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के पास रहेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ लेस, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। यस और नो, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। तो आप कंपेयर कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल ज़्यादा है उसके इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल से, तो इसका इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल क्या रहेगा, छोटा रहेगा। बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, छोटा रहेगा। टीपीपी में क्या हो रहा है, 72 डिग्री है, उसके कंपैरिजन में बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, बॉन्ड एंगल लेस implies percentage एस लेस इन इक्वेटोरियल। ठीक है, तो परसेंटेज एस कम है तो क्या आएगा, implies बॉन्ड लेंथ मोर इन इक्वेटोरियल। ठीक है, तो इनका एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड कितना है, एक्सियल इक्वेटोरियल एंगल है 90 डिग्री। एक्सियल इक्वेटोरियल एंगल क्या है,
90 डिग्री, इक्वेटोरियल एंगल क्या है 72 डिग्री, तब आपको पता चल गया होगा कि एक्सियल बॉन्ड क्या रहेगा इसका छोटा, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल इसका है 72 डिग्री और 90 डिग्री है एक्सियल इक्वेटोरियल। अगर ये कॉमन प्लेन आ जाएगा आपका तो पता चल जाएगा आपको एक्सियल की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है और इक्वेटोरियल की वजह से इनका बॉन्ड एंगल छोटा हो रहा है। अगर इक्वेटोरियल की वजह से छोटा हो रहा है तो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा ज़्यादा, एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा आपका स्मॉल। एक्सियल क्या रहेगा आपका स्मॉलर बॉन्ड लेंथ। यहां पे देखिए ये है आपका 90 डिग्री एक्सियल इक्वेटोरियल, ये आपका कॉमन प्लेन आ गया। तो एक्सियल इक्वेटोरियल में एक्सियल की वजह से क्या हो रहा है बॉन्ड एंगल क्या है आपका कम, तो बॉन्ड एंगल कम है तो परसेंटेज एस क्या होगा कम होगा, परसेंटेज एस कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल ज़्यादा रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। टीबीपी और पीबीपी में ये कंपैरिजन आपका आएगा। इसको मिटा देता हूं तो टीबीपी में क्या रहेगा, टीबीपी में रह रहा था एक्सियल बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। पीबीपी में क्या रहेगा इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन एक्सियल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा एक्सियल बॉन्ड लेंथ से। फिर और एक बात समझ लेते हैं, जो डबल बॉन्ड जो लोन पेयर हैं या फिर डबल बॉन्ड हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इनका क्या होता है परसेंटेज एस क्या होता है मोर, हाँ या ना। और परसेंटेज एस मोर होने की वजह से ये किस पोजीशन में रह रहे थे, परसेंटेज एस मोर मीन्स बॉन्ड लेंथ लेस, और ये कहाँ पे रह रहे थे टीबीबी के लिए इक्वेटोरियल में। कौन सा पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे थे इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहां पे क्या रहेंगे, यहां पे रहेंगे ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन। किस पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे, डबल लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये कौन सा पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे एक्सियल पोजीशन। टीबीबी में इक्वेटोरियल कर रहे थे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे थे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन। तो यहां पे कौन सा पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पीबीपी में कहाँ चले जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में, जबकि वो टीबीपी में कहाँ पे रह रहे थे एक्सियल पोजीशन में रह रहे थे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या रह रहे थे आपका नॉन लविंग, एस नॉन लविंग, हाँ या ना। तो डिराइव्ड एटम में इस तरह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन CF3 ये सब कहाँ पे लगेंगे एक्सियल पोजीशन में लगेंगे। तो ये होप का हो जाएगा फ्लोरीन CF3, ये आपका कहाँ पे लगेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये था आपका टीबीपी में, ये क्या आपका हो रहा था एक्सियली एलोंगेटेड, हाँ या ना। इसको हम ये भी बोल सकते थे जेड आउट की तरह एक्सियली एलोंगेटेड। तो पीबीपी में क्या रहेगा आपका एक्सियली कंप्रेस्ड, क्या रहेगा आपका एक्सियली कंप्रेस्ड। ये था आपका ओवरऑल कंपैरिजन, लिख लीजिए।
तो साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ बताएगा कि कहाँ पे कौन सा रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कीजिए, IF7 सोज PBP, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड लेंथ इसका क्या आएगा? बॉन्ड लेंथ ऑप्शन ए है आपका IF एक्सियल ग्रेटर देन IF इक्वेटोरियल, बी क्या है? IF इक्वेटोरियल ग्रेटर देन IF एक्सियल, सी है आपका IF एक्सियल इक्वल टू IF इक्वेटोरियल, डी है आपका कांट से। बताइए मुझे, आंसर आपका आएगा कांट से। ठीक है, ये मॉलिक्यूल देख के आपको पता चल गया होगा कि साइड में जो है 7 फ्लोरीन है तो एक्सचेंज हो सकते हैं, क्योंकि अगर बल्कियर ग्रुप होता तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। ज़्यादातर जैसे कि PCl5 में रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था तो TBP में पड़े रहते थे, लेकिन ये फ्लोरीन है तो 7 मॉलिक्यूल रोटेट कर सकते हैं, तो ये तो आपका फ्लक्जोनैलिटी शो करेगा। ठीक है, फ्लक्जोनैलिटी शो करेगा, वो आपको पता चल गया होगा, लेकिन किस टेम्परेचर में शो करेगा वो मैंने नहीं दिया है। और फ्लक्जोनैलिटी जानने के लिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। हाँ, मॉलिक्यूल PF5 के लिए मैंने क्या बोला था, उसका रूम टेम्परेचर में वो फ्लक्जोनैलिटी शो करता है, तो 19 FNMR के हिसाब से वो क्या दिखाएगा? एक पीक दिखाएगा। लेकिन इसका फ्लक्जोनैलिटी के आप अगर देखेंगे तो टेम्परेचर आपका मेंशन नहीं है, तो टेम्परेचर फ्लक्जोनैलिटी के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा? आपको फ्रोजन आउट टेम्परेचर भी देना चाहिए होगा, या तो आप याद रखे होंगे या फिर ये आपका मेंशन होगा, और आपका फ्लक्जोनियल टेम्परेचर भी मेंशन होना चाहिए। अगर मेंशन नहीं है और कोई मॉलिक्यूल पूछा है तो आप रूम टेम्परेचर लेंगे, अगर रूम टेम्परेचर होगा तो फ्लक्जोनैलिटी ये क्या करेगा? शो नहीं करेगा। कांट से मैं बता नहीं सकता कि फ्लक्जोनल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर में क्या होता है मुझे पता नहीं। मॉलिक्यूल के हिसाब से उनका फ्लक्जोनैलिटी टेम्परेचर मेंशन होता है, मीन्स निकलता है फ्लक्जोनैलिटी टेम्परेचर क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने PCl5 का बताया था, फ्लक्जोनल टेम्परेचर आएगा ही नहीं, उससे पहले वो क्या करेगा? थर्मल डिकम्पोजिशन कर जाएगा, तो TDT टेम्परेचर इसका कितना था? 160 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्लक्जोनल टेम्परेचर पहले ही ये टूट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब बॉन्ड लेंथ के लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये क्या है। अगर फ्लक्जोनल है आप, तो आप टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप फ्लक्जोनैलिटी के लिए कांट से ही लिखेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं किस टेम्परेचर में फ्लक्जोनैलिटी ये शो कर रहा है। समझ रहे हैं? जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, ये देखिए, ये जो बॉन्ड लेंथ है B है, ये A है, ये पोजीशन चेंज क्या हो चुका है? ये A में है, ये B में है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये फ्लक्जोनियल मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका फ्लक्जोनैलिटी शो कितने टेम्परेचर में करेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ये फ्लक्जोनैलिटी शो करेगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया था CuH2O6 वो भी फ्लक्चुएशनैलिटी कितने टेम्परेचर में कर रहा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो टेम्परेचर जब तक मेंशन नहीं है तो आप उसको कान से मार के आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए क्वेश्चन मैंने दिया आप। अब आ जाते हैं कुछ मॉलिक्यूल, आप लिख लीजिए फिर से। बेरी सीडो रोटेशन कौन से दिखाएंगे? IF7, PF5, BRF5, SF4, ये सब, और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, और क्या था आपका? ये सब हैं आपका, दिखाएंगे BPR। जैसे जितना भी एग्जाम्पल आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1 क्या लेते हैं हम? केस नंबर 1, स्टेरिक नंबर कितना चाहिए हमें? 7। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना होना चाहिए आपका? 7। सिग्मा मीन्स बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो पहले केस में क्या लेते हैं हम? लोन पेयर 0, सिग्मा लेते हैं, बॉन्ड पेयर हम लेते हैं 7। तो कुल मिला के कितना आएगा? 7। तो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 7। ठीक है, तो लोन पेयर है नहीं, तो ज्योमेट्री एंड शेप क्या आएंगे? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ज्योमेट्री भी आएगा आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल, शेप भी आएगा आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कौन से ग्रुप के पास जाएंगे? हैलोजन फैमिली के पास जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि क्यों साइड एटम 7 लगेंगे। अगर सेंट्रल एटम छोटा होगा तो साइड एटम 7 लग नहीं सकते, स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसलिए बड़ा एटम लेते हैं। और फ्लोरीन का तो कभी सेंट्रल एटम होता ही नहीं, तो जनरली हम क्या लेते हैं? आयोडीन। तो क्या आ जाएगा आपका? पेंटागोनल बाइपिरामिडल शो करेगा IF7। ये तो आपको बोल चुका हूं। तो इसका क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास। तो ये किसके साथ आएगा? जेनन अगर ले लूं, XeF7 हो गया, तो इसमें क्या करूंगा? एक पॉजिटिव चार्ज ले लूंगा। ठीक है, तो ये भी आ गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन -1, तो कितना आ गया आपका? 7 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बोला है एक ऑक्सीजन को निकालेंगे तो F+ जुड़ेंगे। अगर F+ को निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन जुड़ेंगे। ऑक्सीजन को जुड़ना है मुझे, तो F+ यहाँ पे है तो निकाल दूंगा XeOF6। ये भी आपका आ जाएगा क्या? ये तीनों के तीनों आएंगे आइसोस्ट्रक्चरल। तीनों के तीनों क्या आएंगे? आइसोस्ट्रक्चरल। और ये क्या आ गया यहाँ पे? PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। केस नंबर 1 खत्म। तो सेंट्रल एटम क्यों बड़ा लेते हैं पता है आपको? सेंट्रल एटम शुड बी लार्ज टू मिनिमाइज रिपल्सन between side atoms as bond length large। अगर सेंट्रल एटम बड़ा रहेगा तो उन दोनों के बीच बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा तो पास पास साइड एटम ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। वैसे भी इनके पास 72 डिग्री बॉन्ड एंगल लेके बैठे हैं साइड एटम के बीच, तो जितना पास आएंगे उतना ही रिपल्सन दिखाएगा। समझ रहे हैं?
अब लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या आएगा? अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना है। ठीक है, केस नंबर 2, स्टेरिक नंबर क्या है आपका? 7 हमें करना है। तो पहला आएगा सिग्मा प्लस लोन पेयर क्या आएगा? 7। तो सिग्मा मीन्स बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर आएगा 6, लोन पेयर आएगा 1, कुल मिला कितना हो गया? 7। ठीक है, तो 7 हुआ, लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 6 हैं। तो ये सब ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ये सर नो मीन्स sp का 3 d का 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका? sp3d3। लेकिन होता क्या है कि ये कभी होता ही नहीं, इट्स ए क्लासिकल केस व्हिच नेवर हैपेंस, नेवर एवर हैपेंस। ठीक है, नेवर एवर भी लिख सकते हैं कि ये कभी होता ही नहीं, मीन्स लोन पेयर कभी भी स्टेरिक नंबर के लिए, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए बोल रहा हूँ, लोन पेयर कभी भी फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं करते। लोन पेयर नेवर फुल्ली पार्टिसिपेट। ठीक है, लोन पेयर क्या होते हैं? कभी भी फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं करते। इसलिए आपको बोला था कि ये एक ज्योमेट्री देखिए जहाँ पे लीस्ट बॉन्ड एंगल भी है और हाईएस्ट बॉन्ड एंगल भी है, और ये जो साइड एटम्स है इनकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि लोन पेयर कभी भी फुल्ली पार्टिसिपेट कर नहीं पाते। ठीक है, इसके ऊपर लेकर नेट में इसी साल ही क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 केस हमारे पास आएंगे। लोन पेयर अगर पूरी तरह पार्टिसिपेट नहीं करते तो क्या करते होंगे? आइदर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे या फिर पार्शियल पार्टिसिपेट करते होंगे। पार्शियल क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्यों पार्टिसिपेट पूरी तरह करते ही नहीं, मीन्स कभी भी नहीं करते, या फिर पार्शियल क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? केस 1, ये केस 1 है, ये 2 इनको लिख रहा हूँ, तो ये केस ए है, ये केस बी है। क्या होगा? लोन पेयर नेवर पार्टिसिपेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर पार्टिसिपेट। लोन पे अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोन पेयर कहाँ पे पड़े रहेंगे? लोन पेयर विल बी buried और सिंक्ड इन, किस में रहेंगे? एस ऑर्बिटल। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले क्लास में कि लोन पेयर कहाँ पे पार्टिसिपेट जब भी नहीं करेंगे तो कहाँ पे पड़े रहेंगे? एस में पड़े रहेंगे। तो अगर एस में पड़े रहेंगे ये क्या होगा आपका? इनएक्टिव लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर क्या हो जाएंगे? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। लोन पेयर क्या हो जाएंगे? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। तो पहला केस समझते हैं, उसके बाद केस बी के ऊपर चलेंगे। अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? था क्या? sp3d3। लोन पेयर यहां पे पड़ा रहा जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो क्या जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? p3d3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? p3d3। लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली
inactive, so does not participate. ये हम क्या केस ले रहे हैं? लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 6 की केस ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए लोन पेयर को छोड़ के भी हम जा नहीं सकते, तो हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर नहीं है, एस नहीं है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फिर भी हम लोन पेयर को पूरी तरह छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑर्बिटल गिनिए आप, ये 3 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल हैं, 6 ऑर्बिटल हैं। क्यों मैं ये समझा रहा हूँ, स्टेरिक नंबर 8 में आपको पता चल जाएगा इस तरह का बात क्यों बोल रहा हूँ। कि केस स्टडी क्या है हमारे पास, लोन पेयर 1 होना चाहिए, और लोन पेयर कहाँ पे, एस पे है, जो कि स्टेरियोकेमिकली इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव है तो लोन पेयर क्या होगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन पड़ा तो रहेगा सेंट्रल एटम के पास, ठीक है, सेंट्रल एटम के जो एस हैं। तो ये क्या आ जाएंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, 6 बॉन्ड पेयर 6 हैं, लोन पेयर कहाँ पे रहा, सेंट्रल एटम के पास, मीन्स एस के पास पड़ा रहा। तो ये का क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। तो कहां पे इस सारे केस आएंगे, यहां पे देखिए बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। लेकिन पीबीपी में बॉन्ड एंगल कितना रह रहा था, पीबीपी में बॉन्ड एंगल रह रहा था, ये कितना रह रहा था, 72 डिग्री, इक्विटोरियल इक्विटोरियल। लेकिन यहाँ पे इक्विटोरियल कोई है ही नहीं, तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, बॉन्ड एंगल रहेगा 90 डिग्री, इनके बीच भी बॉन्ड एंगल रहेगा 90 डिग्री। कुल मिला के 12 बॉन्ड एंगल रह रहे थे 90 डिग्री का। तो ये था आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। तो जब होता ये क्यों है, कहाँ पे होता है, जब बल्की ग्रुप आएंगे, मीन्स बिगर साइड एटम जब आएंगे, बिगर साइड एटम जब आएंगे तो होगा क्या, अगर 72 डिग्री में रहते, ठीक है, साइड एटम बड़े हैं, 72 डिग्री है, तो क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, ये सर नो। और बॉन्ड एंगल छोटे होने की वजह से ये साइड एटम अपने आप पास आ जाएंगे, तो रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन इंक्रीजेस। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर पीबीपी में मैं ले रहा हूं साइड एटम बड़ा, तो साइड एटम अगर बड़ा ले रहा हूं और बॉन्ड एंगल कम है, तो ये क्या होगा, पास आ जाएंगे। अगर पास आएंगे तो रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टेबिलाइजेशन घटेगा। और यह हमें चाहिए ही नहीं होता, इसी की वजह से तो हम बॉन्ड एंगल बढ़ा रहे हैं कि स्टेबिलाइजेशन मिल जाए, हाँ या ना। एस को हमेशा चाहिए होता है, एस तो पहले ही चाह रहा था कि लोन पेयर जो है वो पहले से ही चाह रहा था कि वो पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन पी और डी का मजबूरी था कि बॉन्ड एंगल उनको बढ़ाना था। अगर बॉन्ड एंगल बढ़ता तो क्या होता था, परसेंटेज एस क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। अगर परसेंटेज एस इंक्रीज कर रहा था तो बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से परसेंटेज एस इंक्रीज हुआ, तो स्टेरिक रिपल्सन क्या होगा, हटता था। अगर स्टेरिक रिपल्सन डिक्रीज कर रहा था तो स्टेरिक स्टेबिलाइजेशन क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। इसलिए हम क्या कर रहे थे, लोन पेयर ना चाहते हुए भी पार्टिसिपेट कर जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है 72 डिग्री में, तो क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, पहले से ही बढ़ा हुआ है। अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो लोन पेयर क्या चाहेगा, पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड एंगल की वजह से ही लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा था कि बॉन्ड एंगल बढ़ जाए। तो बॉन्ड एंगल, अगर लोन पेयर ना पार्टिसिपेट करने से बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है,
तो क्या होगा, लोन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो बिगर साइड एटम जहां पे भी होगा तो ये क्या होगा आपका, स्टेरिक नंबर 7 में अगर बिगर साइड एटम है तो लोन पेयर क्या होगा, अगर लोन पेयर दिया हुआ है, लोन पेयर के साथ साइड एटम 6 अगर बड़े हैं तो वहां पे क्या होगा, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, P3D3। ठीक है, इसको और एक तरीके पे ये मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। कैसे, दूसरा तरीका क्या, ऐसा ही होता है। तो इस केस में क्या होगा, लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर किसके पास है, सेंट्रल एटम के पास, मीन्स एस में पड़ा रहता है तो सेंट्रल एटम के अंदर ही है। लोन पेयर buried और सिंक्ड इन सेंट्रल एटम। ठीक है, तो लोन पेयर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यस और नो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या दिखाएगा आपका, एक तरह का डुप्लेट। तो लोन पेयर क्या करेगा, सेंट्रल एटम को, जो इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम को चारों तरफ से क्या कर देंगे, सील्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, चारों तरफ से सील्ड कर देंगे। ठीक है, सेंट्रल एटम सील्डेड बाय लोन पेयर। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम को सील्ड कर देंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। तो सील्ड अगर कर देंगे तो सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम का क्या होगा, जो साइड एटम के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेंट्रल एटम, अट्रैक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ओवर साइड एटम डिक्रीजेस, यस और नो। लोन पेयर क्या किया, सील्ड कर दिया, अट्रैक्शन क्या हुआ, सेंट्रल एटम का साइड एटम के ऊपर कम हो गया। अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम हो जाएगा, यस और नो। तो अट्रैक्शन कम हुआ तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। अगर जेड इफेक्टिव कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ जाएगा तो रिपल्सन क्या होगा, घट जाएगा, यस और नो। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ जाएगा तो रिपल्सन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि साइड एटम ही रिपल्सन दिखा रहे थे, पास आएंगे तभी रिपल्सन दिखाएंगे। अगर दूर चले जाएंगे तो रिपल्सन क्या होगा, होगा नहीं, या फिर कम हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जब भी कोई बड़े एटम आता है स्टेरिक नंबर 7 में, तो वो क्या करता है कि ये जो लोन पेयर है एस के पास, उसको पार्टिसिपेशन नहीं करवाता। तो ये सब जो हो रहा है वो साइड एटम की वजह से हो रहा है। साइड एटम अगर बड़े हैं तो वो जब पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में या फिर मिक्सिंग में, वो क्या करेंगे, ये जो लोन पेयर है इसको पार्टिसिपेशन हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करवाएंगे। क्यों, क्योंकि पार्टिसिपेशन करवाएंगे तो उनको ही लॉस है, उनका बॉन्ड एंगल कम होगा। लोन पेयर पिछले वाले जो भी क्लासेस थे जहां पे मैं आपको समझा रहा था, लोन पेयर पार्टिसिपेट क्यों कर रहा था, पी और डी को चाहिए था, लोन पेयर मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। वहां पे क्या हो रहा था, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा था, जैसे कि, लेकिन लोन पेयर क्या था, घोषता तो साइड एटम का ये बॉन्ड एंगल कम रहा, घट रहा था, लेकिन ये वाला बॉन्ड एंगल तो बढ़ रहा था ना, समझ रहे हैं। तो मिक्सिंग में लोन पेयर यही काम कर रहा था, लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ रहा था। तो बॉन्ड एंगल अगर बढ़ेगा तो हो क्या रहा था, स्टेरिक रिपल्सन कम हो रहा था, और स्टेरिक रिपल्सन जब कम हो रहा था तो स्टेबिलाईजेशन आ जा रहा था, स्टेरिक स्टेबिलाईजेशन मिल जा रहा था पूरी मॉलिक्यूल को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोन पेयर जब पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, अट्रैक्शन क्या होगा, सेंट्रल एटम का साइड एटम के ऊपर घटेगा। अगर घटेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो रिपल्सन क्या होगा, कम होगा।
और ये देखिए ये बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, दूर दूर चले जाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है, तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो वहां पे भी रिपल्सन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लोन पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। तो लोन पेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के स्टेबलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, मिटा देता हूं पहले। इसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन रिजल्टेड बाय शील्डिंग और एक्स्ट्रा स्टेरिक स्टेबलाइजेशन ड्यू टू ब्यूरेड और सिंक्ड लोन पेयर। ये कहाँ पे होगा, जब साइड एटम आपके क्या होंगे, AB6 टाइप के मॉलिक्यूल में, ठीक है, साइड एटम आपके होंगे और उनके ऊपर सेंट्रल एटम में एक लोन पेयर होगा, साइड एटम क्या होंगे, लार्ज, ठीक है, साइड एटम लार्ज होने की वजह से अगर लोन पेयर पार्टिसिपेशन किया तो बॉन्ड एंगल घटेगा। सो टू मिनिमाइज रिपल्सन लोन पेयर नेवर पार्टिसिपेट। ठीक है, ये था आपका ए वाला पोर्शन। ठीक है, अब आते हैं बी पे। बी में क्या था, लोन पेयर अगर पार्टिसिपेट किया, इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, मैंने आपको बोला है बल्कि ग्रुप जहां पे देखेंगे अगर 6 है, AB6 टाइप का, ठीक है, AB6 विथ है लोन पेयर। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल क्या आएगा, TCl6 2 माइनस TBr6 2 माइनस SbCl6 3 माइनस SbBr6 3 माइनस। ये तो सब हैं आपके साइड एटम बड़े हैं। और एक एग्जाम्पल है BrF5 ब्रोमीन है तो 5 है 3 माइनस। ठीक है, BrF5 3 माइनस 5 कैसे, साइड एटम 6 है ना, तो BrF6 माइनस। ठीक है, ये आपका, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए छोटा एटम है, फ्लोरीन है, फिर भी यहाँ पे क्या होगा, P3D3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पे सब देख सकते हैं आप, साइड एटम बड़ा है और लोन पेयर इनके पास है, तो P3D3 है। ये केस है जहाँ पे साइड एटम छोटा है फिर भी है P3D3। ठीक है, इसको मैं बाद में समझा दूंगा, अभी इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसका ये एक अलग एग्जाम्पल है। तो साइड एटम बड़े की बात हमने कर ली। अब आते हैं साइड एटम छोटा। तो साइड एटम छोटे जो होते हैं, मैंने तो आपको बोल चुका हूं कि पार्टिसिपेट करते ही नहीं पूरी तरह, लोन पेयर पार्टिसिपेट पूरी तरह करते ही नहीं। तो लोन पेयर आधे अधूरे पार्टिसिपेट क्यों करते हैं वो भी आप समझेंगे। आधे अधूरे इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं जब साइड एटम छोटा हो जाएगा, साइड एटम स्मॉल, हाइड्रोजन तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि साइड एटम हाइड्रोजन लेंगे तो एक्साइटेशन होगा ही नहीं। ठीक है, एस को निकालेंगे तब भी 6 के लिए भी डी पार्टिसिपेट करेगा, तब तो आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेना होगा या फिर साइड एटम बड़ा लेना होगा जिसके पास थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। हाइड्रोजन तो हम लेंगे ही नहीं, तो साइड एटम स्मॉल मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, जनरली
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोड, ठीक है, हाँ या ना, क्योंकि एक्साइटेशन हमें चाहिए ये भी करें, ठीक है। हम तो कर रहे हैं sp3d3, फिर भी p3d3 के लिए भी तो d पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो साइड एटम तो इतना भी छोटा नहीं होगा, तो हाइड्रोजन तो एक्साइटेशन करवा ही नहीं पाएगा, तो हाइड्रोजन को हम ले ही लेंगे। तो जनरली हम क्या लेते हैं, इसलिए फ्लोरीन लेते हैं। साइड एटम क्या लेंगे, स्मॉल में फ्लोरीन लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन में क्या होगा, ये क्यों पार्टिसिपेट करता है, यहां पे देखिए, जब फ्लोरीन आएगा मैंने आपको बोला है क्या होगा, एक्साइटेशन पॉसिबल होगा। फ्लोरीन की वजह से क्या होगा, एक्साइटेशन पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि कंट्रैक्शन यहां पे होगा। अगर कंट्रैक्शन होगा तो सेंट्रल एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो एनर्जी गैप क्या होगा, एनर्जी गैप क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर एनर्जी गैप डिक्रीज कर जाएगा तो फ्लोरीन भी ना चाहते हुए भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी गैप डिक्रीज है तो रिपल्सन भी इतना नहीं होगा। छोटा एटम है तो रिपल्सन साइड एटम के बीच रिपल्सन क्या होगा, साइड एटम के बीच अगर छोटा है तो रिपल्सन भी कम होगा, और ये जो एनर्जी गैप कम होने की वजह से फ्लोरीन को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। फ्लोरीन एज साइड एटम पार्टिसिपेट ड्यू टू लो एनर्जी गैप, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी इसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लेकिन ये पूरी तरह पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, एक क्लासिक एग्जांपल आप समझ लीजिए कि लड़का शादी के लिए राजी नहीं है, लड़की भी शादी के लिए राजी नहीं है, लेकिन फैमिली वाले राजी हैं कि शादी हो जाए, तो क्या होगा, शादी कंपलसरी होगा, हाँ या ना। अगर शादी होगा लेकिन वो शादी क्या पूरी तरह जिम्मेदारी से दोनों निभा पाएंगे, उसको निभा नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा था, साइड एटम भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे लोन पेयर के साथ, फिर भी क्या हो रहा था, ये जो आपका एनर्जी गैप घटने की वजह से मिक्सिंग क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो इस वजह से जो सेंट्रल एटम है उसकी जो डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, उसकी एनर्जी गैप कम होने की वजह से, मिक्सिंग ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, साइड एटम ना चाहते हुए, लोन पेयर ना चाहते हुए भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वो पूरी तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, शादी को पूरी तरह निभा नहीं पाएंगे। तो ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा भी नहीं। क्यों, यहाँ पे देखिए, तो लोन पेयर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। लोन पेयर जब पूरी तरह पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर जब पूरी तरह पार्टिसिपेट करेगा तो क्या आ जाएगा, ये था आपका 72 डिग्री बॉन्ड एंगल। लोन पेयर जब पूरी तरह पार्टिसिपेट करेगा तो ये क्या होगा, डिस्टॉर्टेड होना शुरू करेंगे, तो बॉन्ड एंगल तो घटेगा, ठीक है। इतना नहीं घटेगा क्योंकि 72 डिग्री है, बहुत कम ही है, फिर भी इनके बीच पूरी तरह अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट किया तो क्या होगा, इनके बीच रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो लोन पेयर उस टाइम क्या करेगा, पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा। तो जब बंद कर देगा फिर क्या होगा, इनका क्या होगा, बॉन्ड एंगल 72 तक आ जाएंगे लगभग। अगर पूरी तरह पार्टिसिपेट नहीं करता तो 90 डिग्री आ जाते, तो बॉन्ड एंगल फिर बढ़ेगा तो रिपल्सन घटेगा। जब फिर रिपल्सन घटेगा तो फिर क्या होगा, लोन पेयर ऐसे, लोन पेयर क्या कर रहा होगा कि ये है लोन पेयर, ठीक है, ये है लोन पेयर। लोन पेयर ऐसे क्या कर रहा होगा, अपना सिर जो ऐसे ऐसे कर रहा होगा, ठीक है, कभी पार्टिसिपेट कर रहा होगा, कभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब यह है, इसका ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, आपका ज्योमेट्री आ जाएगा
कैप्ड ज्योमेट्री आपका क्या आ जाएगा, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, और शेप क्या आ जाएगा आपका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। शेप आ जाएगा आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री आ जाएगा आपका कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, शेप आ जाएगा आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये क्यों होगा, ये होगा आपका फेशियल एक्सपांशन ऑफ लोन पेयर। क्यों होगा, ड्यू टू फेशियल एक्सपांशन ऑफ लोन पेयर। तो कभी ये पार्टिसिपेट करेगा, कभी ये नहीं करेगा। मीन्स टोपी जो होता है हमारे सिर में, कभी हम रखते हैं, कभी हम नहीं रखते। इस तरह का जो ये लोन पेयर ऐसे सिर ऐसे उठा रहा होगा, ठीक है। तो कभी उठाएगा सिर, कभी फिर नीचे दब जाएगा, फिर उठाएगा, फिर नीचे दब जाएगा, लेकिन कभी भी पूरी तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये जो शादी होगा ये आधा अधूरा होगा। मीन्स बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन दोनों का जो फोर्सफुल शादी होने की वजह से ये कभी भी पूरी तरह मिल नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं। तो ज्योमेट्री होगा इसका कैप्ड ऑक्टाहेड्रल ड्यू टू फेशियल एक्सपांशन ऑफ लोन पेयर। शेप होगा इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp3d3। तो इस sp3d3 को इस तरह हम लिख सकते हैं as प्लस p3d3। मीन्स कभी s पार्टिसिपेट करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा पार्शियल मिक्सिंग ऑफ लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्या बोला लोन पेयर कभी पार्टिसिपेट करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। लोन पेयर कभी पार्टिसिपेट करेगा, कभी नहीं करेगा। मीन्स लोन पेयर पार्टिसिपेट एंड लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा। लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, sp3d3। लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो क्या होगा, p3d3। तो इस कंडीशन को मैं आपको बता चुका हूँ। ये कि आपका क्या आ जाएगा कंडीशन, फ्लक्जोनियलिटी बिहेवियर शो करेगा, फ्लक्जोनियलिटी बिहेवियर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फ्लक्जोनियलिटी बिहेवियर शो करेगा। तो ये फ्लक्जोनियलिटी बिहेवियर शो किस लिए करेगा, ड्यू टू लोन पेयर। ड्यू टू किस लिए, लोन पेयर, ठीक है। XCF6 इस तरह का दिखाएगा। तो फ्लक्जोनियलिटी को पूरी तरह कंप्लीट कर लेते हैं अभी। समझ रहे हैं मेरी बात। कभी पार्टिसिपेट कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। साइड एटम अगर बड़ा होगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन को मिनिमाइज कौन करता है, लोन पेयर जो मिक्सिंग करता है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर मिक्सिंग कर रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल घट रहा है। एक्सियल का 90 डिग्री तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि लोन पेयर वहाँ पे आ गया। तो बॉन्ड एंगल घटने की वजह से लोन पेयर देखेगा कि लोन पेयर पार्टिसिपेट करने से P और D को कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। तो साइड एटम जब बड़ा होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा। जेड इफेक्टिव घटेगा तो साइड सेंट्रल एटम का जो है शील्ड कर देगा वो लोन पेयर सेंट्रल एटम को। तो साइड एटम के ऊपर सेंट्रल एटम का क्या होगा, अट्रैक्शन जो होगा घटेगा। तो घटेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिपल्सन घटेगा।
तो साइड एटम तो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर वो बल्की ग्रुप हैं या फिर बड़े ग्रुप हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन की तरह। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन की तरह अगर बड़े वाले ग्रुप हैं तो ये तो कभी भी स्टेरिक नंबर 7 में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। एक ही एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको छोटे वाले ग्रुप का, BrF5, BrF6 माइनर, ठीक है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अगर साइड एटम स्मॉल हुआ तो क्या होगा? लोन पेयर तो पहले से ही चाह रहा था पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड एटम स्मॉल होगा तो इनका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो ज्यादा होगा साइड एटम स्मॉल होने की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब है कि सेंट्रल एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो अपने तरफ खींच लेंगे। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो सेंट्रल एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया जाएगा। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो एनर्जी गैप क्या होगा, घट जाएगा। अगर एनर्जी गैप घट गया तो मिक्सिंग क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो फ्लोरीन ना चाहते हुए भी पार्टिसिपेट करेगा। समझ रहेंगे? तो इसको क्या बोलते हैं हम, फेशियल एक्सपांशन ऑफ लोन पेयर। क्या बोलते हैं? फेशियल एक्सपांशन ऑफ लोन पेयर। तो ये पार्टिसिपेट करेगा भी, पार्टिसिपेट नहीं करेगा भी। क्यों? जब पार्टिसिपेट करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होंगे, कम होंगे, डिस्टर्शन होना शुरू होगा लोन पेयर की वजह से, बॉन्ड एंगल कम होंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा, वहां पे पार्टिसिपेट करना लोन पेयर का बंद हो जाएगा। फिर क्या होंगे, जब दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे बॉन्ड एंगल बढ़ा, लेकिन दूर चले जाएंगे जब, वहां पे क्या होगा, फिर क्या होगा, एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, एनर्जी गैप घटेगा फ्लोरीन की वजह से। एनर्जी गैप अगर घटेगा तो मिक्सिंग फिर से होना शुरू हो जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट है, एक में मिक्सिंग नहीं होगा, एक में आधा अधूरा मिक्सिंग होगा। तो इस तरह का जो फेशियल एक्सपांशन ऑफ लोन पेयर, वहां पे क्या होगा, लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो भी एक फ्लक्जोनियल बिहेवियर दिखाएगा। मीन्स एक ज्योमेट्री से दूसरा ज्योमेट्री जाएगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन थे, p3d3 हाइब्रिडाइजेशन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, फ्लक्जोनियलिटी को पूरी तरह समेट लेते हैं, ठीक है। एक आएगा आपका लोन पेयर की वजह से, दूसरा आएगा आपका क्यों, ड्यू टू लोन पेयर, दूसरा आएगा आपका ड्यू टू बेरी स्यूडो रोटेशन, ठीक है। लोन पेयर की वजह से जो दो आएंगे ये भी दो तरह का होंगे। एक होगा आपका ड्यू टू क्वांटम टनलिंग, दूसरा होगा आपका ड्यू टू फेशियल एक्सपांशन ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्वांटम टनलिंग में क्या आएगा, NH3 NR3 NHR2, ठीक है। ये सब गया आपका क्वांटम टनलिंग में। फेशियल एक्सपेंशन ऑफ लोन पेयर की वजह से जो आएगा, ये आपका एग्जाम्पल क्या होगा, XCF6, ठीक है। BSR की वजह से जो होगा आपका वो क्या होगा, PF5 आपका आएगा एक, PF4Cl आएगा आपका दूसरा, PF3Cl2 आएगा आपका तीसरा, एक आएगा आपका PF4CH3O2 आएगा CH3, और एक आएगा आपका SF4, ठीक है, और एक आएगा आपका IF7, ठीक है, और एक आएगा आपका BrF5, IF5, ये सब आएंगे आपका ड्यू टू BSR।
तो P3D3 में क्या होगा, ज्योमेट्री होगा आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। P3D3 में ज्योमेट्री होगा आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, शेप भी होगा आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। Sp3D3 में आपका ज्योमेट्री होगा कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। PBP क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं करता लोन पेयर, ठीक है। और शेप होगा आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये कहाँ पे दिखाएंगे, जनरली आपका दिखाएंगे, जनरली व्हेन साइड एटम इज लार्ज, that is chlorine, bromine, iodine, AB6 टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपका कहाँ दिखाएंगे, साइड एटम स्मॉल, that is फ्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या आपको दिखाएंगे, फ्लक्जोनियलिटी, it shows fluxionality due to facial expansion of lone pair। एग्जाम्पल है आपका XeF6। ये था आपका टोटल केस 2 पूरे बोर्ड में, ठीक है। अब आ जाते हैं केस 3 में। बॉन्ड पेयर क्या है आपका, स्टेरिक नंबर है आपका 7, बॉन्ड पेयर है आपके पास 5, लोन पेयर है 2। तो टोटल कुल मिला के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 7 2 9, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या आएगा आपका, ज्योमेट्री आपका आएगा PBP पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन शेप आपका क्या आएगा, शेप में ज्योमेट्री में लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन शेप में क्या होता है, पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो ये क्या आ गया आपका, पेंटागोनल प्लानर। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका ज्योमेट्री, शेप में तो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, तो क्या आपका क्या आया, पेंटागोनल प्लानर, ठीक है। इसका एक ही एग्जाम्पल है XeF5 माइनस, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, XeF5 माइनस। ये था पूरा का पूरा आपका स्टेरिक नंबर 7। अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर 8 की। किसकी, स्टेरिक नंबर 8। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर 8 में क्या होगा, दो टाइप के आएंगे हाइब्रिडाइजेशन। एक होगा sp3d4
एक होगा आपका P3D5। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 या स्टेरिक नंबर 7 यहाँ तक जो था वो था आपका बॉर्डर लाइन। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा था, और पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक आपका क्या हो रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक था आपका लोन पेयर पार्टिसिपेट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में क्या हुआ, लोन पेयर इंक्लूडेड मीन्स पार्टिसिपेट और नॉट इंक्लूडेड और नॉट पार्टिसिपेट। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा था भी और नहीं भी कर रहा था। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में क्या होगा, जैसे जैसे हम हाई कोऑर्डिनेशन नंबर को जाएंगे, ये था आपका बॉर्डर लाइन, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जाएंगे वहां पे लोन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। लोन पेयर क्या करेगा, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में हम क्या लेंगे, लोन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। मीन्स जो ये सब यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है, लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते, है ना, लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे भी वही ऐसा ही हाल होगा, लोन पेयर हम काउंट नहीं करेंगे, मीन्स लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, और उसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए sp3d4 है, मतलब s px py pz 3 डी आ जाएगा पहले, तो dxy dyz dzx। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों नॉन एक्सियल हैं, ये सर नो। तो इनके साथ और एक आएगा डी का एक्सियल। कौन सा एक्सियल आएगा, अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया तो क्या होगा, अगर डी जेड स्क्वायर आया तो क्या होगा। ठीक है, इसके ऊपर है हमारा चर्चा। अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया तो ये आपका आएगा स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। अगर डी जेड स्क्वायर आया तो ये आपका होगा डो डेका हेड्रल। ठीक है, अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया तो ये होगा आपका स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। अगर डी जेड स्क्वायर होगा तो ये आपका आएगा ज्योमेट्री डो डेका हेड्रल। ठीक है, तो लोन पेयर काउंट नहीं होगा स्टेरिक नंबर 8 में, बार बार बोल रहा हूं। मीन्स यहाँ पे जो एस होगा इसमें लोन पेयर नहीं होगा, लोन पेयर क्या होगा, एक्साइड होके डी ऑर्बिटल में चला गया होगा। मीन्स 8 के 8 बॉन्ड ही फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ज्योमेट्री होते हैं, इनके अलावा भी ज्योमेट्री होता है। एक होगा आपका क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 या स्टेरिक नंबर 8 में, एक होगा आपका हेक्सागोनल बाइपिरामिडल,
HBP। दूसरा होगा आपका बाइकैब्ड ऑक्टाहेड्रल। तीसरा होगा आपका बाइकैब्ड ट्राइगोनल, बाइकैब्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। चौथा होगा आपका बाइकैब्ड ट्राइगोनल एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है, ये दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। मींस इसी के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से आपको गेट में क्वेश्चन पूछता है। तो क्या आएगा स्टेरिक नंबर 8 में? ये सब ज्योमेट्री आएंगे, लेकिन हम जाम के लिए ये पढ़ेंगे और मैं छोटा सा ट्रिक भी दे दूंगा आपको। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगा, डी जेड स्क्वायर होगा तो ज्योमेट्री होगा डोडेकाहेड्रल और ये सब ज्योमेट्री भी आएंगे। ठीक है, इनकी चर्चा हम क्या करेंगे, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में करेंगे। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से ज़्यादा हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इनकी चर्चा हम कहाँ पे करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करेंगे। इनकी चर्चा हम कहाँ पे करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं sp3d4। ये क्या है आपका, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक साप। ठीक है, इसको हम साप ज्योमेट्री भी बोलते हैं, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। और दूसरा है आपका डोडेकाहेड्रल। ठीक है, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में जो कैसा होगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक कैसा होगा, ये देखिए स्क्वायर है, इसका एंटी है, एक प्रिज्म लगा है। ठीक है, तो दो प्रिज्म स्क्वायर की तरह एक दूसरे के एंटी पोजीशन में रह रहे हैं। मॉलिक्यूल जो हैं, एटम जो हैं, एक दूसरे के एंटी पोजीशन में रह रहे हैं, मीन्स ऑपोजिट। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो ये कैसे होता है, ये प्रिज्म समझ रहे हैं आप, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। या फिर इसको ऐसे अच्छी तरह से आप कर देंगे, मैं जो पहले वाला कर रहा था, ये दोनों को पास में रखेंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा क्या,
स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल है IF8 माइनस, दूसरा है आपका टांटालम F8 3 माइनस, तीसरा है आपका टेलुरियम, टेलुरियम तो नहीं है, तीसरा है आपका क्या, जेनॉन XeF8 2 माइनस। ठीक है, ये सब आएंगे आपका स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक के एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये सब क्या आएंगे आपका स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक के एग्जाम्पल। लेकिन इसमें ये क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का, इन तीनों का सेम नहीं रहेगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तीनों का सेम नहीं रहेगा, लेकिन ये सब आएंगे स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। क्या रहेंगे? स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। ठीक है, अब आ जाते हैं डोडेकाहेड्रल के ऊपर। तो हाँ, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक में क्या होगा, ये आपका जो आएगा ML8 X माइनस। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर कोई दिखाएगा तो क्या होगा, वो स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक होगा। क्या होगा? स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक होगा। फ्लोरीन था ना वहाँ पे, MF8 X माइनस, ये दिखाएगा आपका क्या, MF8 X माइनस की तरह अगर कोई स्ट्रक्चर आया तो आंख बंद करके आप मारना स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। डोडेकाहेड्रल में क्या था, DZ² ऑर्बिटल था। डोडेकाहेड्रल को आप समझ सकते हैं, दो दिल हिल गए। ठीक है, कि जुड़े हुए थे दिल, टूट गए। क्या थे? जुड़े थे दिल आपके, टूट गए। तो प्रिज्म से क्या होगा, ये देखिए टूट गया, इंडिविजुअली ये सब टूट गए, दो दो करके ये आ गए। तो ये आपका आ जाएगा डोडेकाहेड्रल। मीन्स दो प्रिज्म था, उनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे ऊपर से, तो ये क्या होगा, प्रिज्म टूटेगा। तो दो दो करके टूट गए, इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। ये आपका होगा DDH, डोडेकाहेड्रल, दो दिल हिल गए। तो इनका एग्जाम्पल कौन आएगा, इनका एग्जाम्पल आएगा CrO8 3 माइनस। मीन्स ये आएगा आपका क्या, K3CrO8। क्या आएगा, KCrO8। तो डोडेकाहेड्रल आप कैसे समझेंगे, MO8 X माइनस, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अगर दिखाएगा तो आपका क्या आएगा, M यहाँ पे क्या होगा, हाँ M ले लीजिए। ठीक है, तो अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं पे शो कर रहा है 8 ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे क्या था 8 फ्लोरीन के साथ, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या दिखाएगा, DDH स्ट्रक्चर ज्योमेट्री। ठीक है, क्या दिखाएगा, DDH ज्योमेट्री। तो होता क्या है, एक था आपका स्क्वायर, शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, सांप। सांप के लिए क्या होगा, आप कैसे देखेंगे, स्टेरिक नंबर 8। ठीक है, सांप के लिए आप कैसे देखेंगे, MF8 X माइनस। उसके बाद है क्या, DDH। DDH के लिए आप कैसे देखेंगे, DDH के लिए आप देखेंगे
OH-, ठीक है, ये दोनों तो आपका चल जाएगा। उसके बाद ट्रिक देता हूँ, लेकिन सभी मॉलिक्यूल उसी हिसाब से होंगे ये, मतलब उसके अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये ट्रिक आपका काम कर जाएगा। अगर कुछ इस तरह का दिखा रहा है MLL3A2, तो ये आपका होगा हेक्सागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अगर ML6A2 की टाइप का कोई दिखा रहा है तो ये आपका होगा बाइकैप्ड ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा? बाइकैप्ड ऑक्टाहेड्रल। अगर MX3Y3L2 इस तरह का कुछ दिखा रहा है तो ये होगा आपका बाइकैप्ड ट्राइगोनल रीजन, ठीक है। अगर क्योंकि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वहाँ पे जनरली क्वेश्चन जो पूछेगा तो डिफ़िकल्ट ना हो, इसलिए आप इस तरह का मॉलिक्यूल अगर देखेंगे तो इसको लगा के चले आएंगे, ठीक है। और जो होगा एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल उनका मैं ये जब पढ़ाऊँगा इन सब का दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CrOH3- था, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? क्रोमियम है, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या आएगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं ये जो बॉन्ड है इनको ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज +1। ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करेगा? सो नो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो शो नहीं करेगा, तो ये आपका -1 है, ऑक्सीजन है -1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? +1 क्रोमियम के ऊपर, ठीक है। ये -1 है तो ये आपके ऊपर आ जाएगा +1, ये -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। तो कुल मिला के क्रोमियम के ऊपर कितना आया? क्रोमियम के ऊपर आया +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम का कितना है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन कितने में रहेगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे -1। कितना K लगेंगे? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3, तो K कितना लगेंगे? 3 पोटेशियम, ठीक है। तो K का आएगा +1, तो ये यहाँ पे क्या लग जाएगा? K3। ओवरऑल चार्ज कितना है? 3-, तो क्या आ जाएगा? K3CrOH, ठीक है। ये आएगा पूरा कंपाउंड आपका। अब आ जाइए P3D5 के ऊपर। किसके ऊपर? P3D5 के ऊपर। P3D5 में क्या होगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, लोन पेयर को आप एक्सक्लूड करके चलेंगे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर पे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम लोन पेयर को क्या करते हैं? गिनते ही नहीं, तो इस तरह का यहाँ पे भी आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा है। तो P3D5 का भी जो आएगा ज्योमेट्री क्या आएगा? ये भी आपका आएगा स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है। ये भी आपका क्या आएगा? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है।
लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, P3D5। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है XeF8 2-, ये आपका क्या आएगा, P3D5। XeF8 2- आएगा आपका P3D5। ये देख सकते हैं जेनन के ऊपर कितना है, जेनन के पास है 8, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा, तो कुल मिला कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जुड़े कितने, 8 के 8। और इसके हिसाब से हो रहा है तो 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन एस के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उसको हाइब्रिडाइजेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता। लेकिन जो मैं आपको बोल रहा था, बाय 1 लोन पेयर 6 बॉन्ड पेयर, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल के पीपीपी में जो हो रहा था क्या, यहाँ पे लोन पेयर एक्सक्लूड था, फिर भी ये 6 को लेके ही हो रहा था P3D3। यहाँ पे देखिए लोन पेयर एक्सक्लूड है, फिर भी उस लोन पेयर को काउंट नहीं किया जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ पे 7 के लिए, स्टेरिक नंबर 7 के लिए क्या क्या कर रहे थे हम, स्टेरिक नंबर 7 के लिए हम क्या कर रहे थे, ये 6 को मिला के ही 7 कर रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेरिक नंबर 8 के लिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ये 8 को मिला के ही कर रहे हैं स्टेरिक नंबर 8। मीन इनका जो इलेक्ट्रॉन है एस में, जो एक लोन पेयर है या फिर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। अगर उसको काउंट करते तो ये क्या आ जाता आपका, क्या आ जाता, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और स्टेरिक नंबर आ जाता, ये तो आपका आ जाता वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टेरिक नंबर आपका आ जाता 8 + 1 9, ठीक है। तो इसलिए ये सब हैं स्यूडो स्टेरिक नंबर। मीन्स स्टेरिक नंबर 8, स्टेरिक नंबर रहेगा आपका 9, स्टेरिक नंबर 9, लेकिन हम दिखाएंगे कैसे, स्टेरिक नंबर 8 में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा स्यूडो स्टेरिक नंबर 8। तो VSE इन सब को क्या होगा, एक्सप्लेन कर नहीं पाएगा। जब भी लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, VSE पेयर कांट एक्सप्लेन, इन सब को VSE पेयर एक्सप्लेन कर नहीं पाता। ये सब बातें तो आप जान चुके हैं, समझ रहे हैं। इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे स्टेरिक नंबर 8 हम लिख रहे हैं, यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या होगा 7 लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें कितना होना चाहिए था, स्टेरिक नंबर 9। लेकिन यहाँ पे स्टेरिक नंबर 9 ना लिख के हम स्टेरिक नंबर 8 लिखते हैं। लेकिन कोई अगर आपको पूछे स्टेरिक नंबर क्या है, स्टेरिक नंबर आप लिखेंगे 9, लेकिन पढ़ते किस में, स्टेरिक नंबर 8 में, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर को इंक्लूड ही किया नहीं जाता। यहाँ पे लोन पेयर क्या है, वो एस में है और उसको इंक्लूड करके ही स्टेरिक नंबर हम निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 के 8 बॉन्ड जुड़ गए जेनॉन के साथ, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो 8 जुड़ गए, और 2 नेगेटिव चार्ज लेके हम कर क्या रहे हैं, 10 कर रहे हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या समझ रहे थे, हम समझ रहे थे अगर XeF8 2- आया तो आएगा आपका XeF8 2-। ये भी है स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, इनके ही बात कर रहा हूँ। इसका देखिए XeF8 2-, ये आपका आएगा P3D5 हाइब्रिडाइजेशन। क्या आएगा आपका, P3D5 हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए आप TA F8 3- और IF8-, ये सब आपका आएंगे sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये आपका क्या आएंगे, sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर स्टेरिक नंबर 8 तक आपका जो था जाम के सिलेबस में, ये सब खत्म हो चुका है। पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुस्त रहिए। हम नेक्स्ट क्लास से हम प्लानरिटी और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, डाइपोल मोमेंट, पोलरिटी और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब
छोटा छोटा टॉपिक है, इनको हम छोटे छोटे करके कवर कर लेंगे। मीन्स आपका बॉन्डिंग ऑलमोस्ट 90% आपका कंप्लीट हो गया। तो पढ़ाई कीजिए, हम इनका 1-2 क्वेश्चन सेशन भी कर लेंगे। घर में रहिए, सुस्त रहिए। धन्यवाद।